नाज़रीन आदाब, परवाज डिस्कशन में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं हिना जुबैर। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी अहम है। हमारा आज का टॉपिक है ख़वातीन को विरासत में हिस्सेदारी कितनी ज़रूरी। जी हाँ, ये एक ऐसा मौजू है जिस पर हम जितनी बात करें कम ही है, क्योंकि कानूनी नुकात सबको पता है, शरीयत भी जानते हैं, लेकिन सामाजिक ताना बाना क्या कहता है, समाज का इस बारे में क्या कहना है और खुद एक औरत क्या कुछ सोचती है, क्या वो वाकई विरासत में हिस्सेदार बन सकती है, क्या उसके रिश्ते जो हैं वो यूं ही बरकरार रह सकते हैं या कहीं ना कहीं रिश्तों में खटास का उसको खदशा रहता है। इन्हीं तमाम चीज़ों का आज हम अपने परवाज डिस्कशन में अहाता करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे दो खास मेहमान। चलिए सबसे पहले आपका उनसे तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ से हमारी बहुत ही जानी पहचानी मेहमान हैं, समाजी कारकुन हैं नाइश हसन साहिबा। नाइश साहिबा, बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने खास पेशकश परवाज डिस्कशन में। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि ख़वातीन को विरासत में हिस्सेदारी कितनी ज़रूरी है, हम सबको पता है कि जब एक लड़की पैदा होती है उसके बाद से ही उसके जो बहुत सारी चीज़ें हैं उनके बारे में बातचीत भी शुरू हो जाती है। लेकिन विरासत की अगर हम बात करें तो आज भी कहीं ना कहीं एक खास जो मेंटालिटी है वो अभी तक उससे हम बाहर निकल नहीं पाए हैं। जी, आप बिल्कुल सही सवाल कह रही हैं। इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जब अगर हम मजहबों के बैकग्राउंड को देखें तो उसमें एक सबसे बेहतर जो शेयरिंग की बात होती है प्रॉपर्टी में, तो वो है इस्लाम। औरत को जिस दिन से वो पैदा होती है इस्लाम में है तो उसको उस दिन से वो राइट मिलता है। लेकिन मसला यही खत्म नहीं हो जाता। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कितना वो राइट औरत को दिया जाता है। बात यह है कि इन सारी चीजों पे जो काबिज है वो मर्द ही है प्रॉपर्टी पे, तो वो उसको प्रैक्टिकली देता नहीं है। कुछ घर हैं मुसलमान फैमिलीज का अगर हम जिक्र करें तो वो अपनी बहनों को बेटियों को हिस्सा देते हैं एज पर शरिया जो उनका है। कहीं किसी स्टेट में 1/3 दिया जाता है, किसी में 1/4 देते हैं। लेकिन अगर आप गौर करें 10 औरतों का आप इंटरव्यू करें, शायद 10 में एक औरत को भी वो हिस्सा मिलता नहीं है। तो सवाल ये है कि जो लोग इतने बड़े पैरोकार हैं, जो बहुत लिखते हैं, इस्लाम पे बड़ी बातें करते हैं, वो लोग इसकी कितनी पैरवी करते हैं और उन्होंने ये सवाल कितना उठाया कि अगर कोई मुसलमान अपनी बहन को, अपनी बेटी को हक नहीं देगा तो उसके खिलाफ वो कुछ करेंगे, आंदोलन करेंगे। ये सब कभी नहीं होता। तो ये प्रॉपर्टी एक पावर है। जब औरत के हाथ में प्रॉपर्टी होती है तो बहुत से डिसीजन ले पाती है। तो ये जो कमी है हमारे समाज की, और इवन हिंदू समाज में भी ये ऐसा है कि वो नहीं देते हैं बेटियों को प्रॉपर्टी। और इस पे आप देखेंगे बहुत कुछ लिखा पढ़ा भी नहीं गया है। कुछ लोगों ने प्रॉपर्टी राइट पे औरत को मिलने वाले पे लिखा है। तो यही रिसर्च निकल के आ रहा है कि औरतों को बहुत कम राइट मिले हैं। और अगर वो मान लो ससुराल में प्रॉब्लम आ गई है तो वो उनको दर दर भटकना पड़ा है। लेकिन वो भाई जो बहुत प्यार करता है, जो राखी बांधता है, जो बहन के लिए मरता है, लेकिन वो कभी जमीन में, बाग बगीचे में, घर में हिस्सा नहीं देना चाहता। तो ये जो दोहरापन है, ये जो हिपोक्रेसी है समाज की, ये एक बड़ा सवाल है। इसीलिए इनके और सवाल जब ये इस्लाम पे सिखाते हैं, ये हिंदुइज्म पे सिखाते हैं, बहुत बेईमानी लगते हैं, क्योंकि आप जो बड़ा सवाल है उसको डील नहीं करते। बिल्कुल नाइश साहबा, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कहीं ना कहीं मजहब की बात भी आती है। लेकिन अगर हम सिर्फ औरतों की बात करें, उनकी अपने जहन की बात करें, तो कहीं उनके रिश्ते जो हैं वो अपने भाइयों से खराब ना हो जाएं, कहीं घर में उनको ही बुरा भला ना कहा जाए। ये तमाम चीजें भी एक औरत के, एक लड़की के जहन पर हावी रहती हैं अगर वो प्रॉपर्टी की, विरासत की बात करती है।
जी बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल ये है, क्योंकि जिस तरह की परवरिश हुई है उसमें आप देखिए, अगर दो भाई दो बहन है या एक भाई एक बहन है, तो भाई ये समझता है कि तुम्हें दहेज दे दिया गया और तुम जाओ, अब जो कुछ भी है वालिद का या वालिद के पहले का वो सब मेरा है। तो लड़की को सबसे बड़ा डर ये रहता है कि अगर मैंने अपने जो कुरान से भी हक मिला है, जो इस्लाम से मिला है, जो मुझे बराबरी का कानून भी देता है, अगर मैंने उसको क्लेम किया तो वो भाई मेरा दुश्मन बन जाएगा, मेरा मायका खत्म हो जाएगा। इसलिए लड़की उसको छोड़ देती है और कहती है कि चलो ठीक है, घर तो बना रहे, अपनी माँ बाबा को देखने तो आ पाएगी। अगर वो ये कर देगी तो उसका भाई उसका एकदम दुश्मन बन जाएगा। तो ये हिपोक्रेसी तो है, मर्दानी हिपोक्रेसी, जो औरत को बोलते बहुत कुछ है पर औरत को देने के लिए तैयार कुछ नहीं है। जी नाई साहबा, हमने भी बचपन से यही देखा कि अक्सर यही कहा जाता है कि भाई बेटी को आला तालीम दे दी, अच्छी तालीम दे दी, अब कहीं अच्छी जगह उसकी शादी कर दी जाएगी, शादी के बाद जो भी है वो उसकी किस्मत। लेकिन अगर कहीं खुदा ना खास्ता बेटी किसी नाखुशगवार चीज से गुजरती है, उसके बाद के लिए शायद वो सिर्फ एक बोझ बन जाती है, तब ये विरासत और ये जो प्रॉपर्टी है ये उसकी सबसे बड़ी मजबूती हो सकती है अगर वाकई हम काम करें तो। जी हाँ, ये हो सकती है और ये कोई बड़ा सवाल भी नहीं है। जो हक औरत को इस्लाम देता है वही हक को मारने में मौलवी, मुल्ला और मर्द पूरा लामबंद हो जाते हैं। अगर औरत को अपना हक मिले तो खुदा ना खास्ता अगर उसकी ससुराल में कोई दिक्कत है, परेशानी है, वो वहां नहीं रहना चाहती है, तो कम से कम वो इतना तो सिक्योर फील करेगी ना कि मेरे पास अपनी जमीन है, अपनी खेत बाड़ी है, मैं बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकती हूँ। लेकिन हिंदुस्तान का ये एक बहुत बड़ा मसला है कि जब एक औरत अपने ससुराल को छोड़ती है या वो तय करती है कि वो नहीं रहेगी या उसे तलाक तलाक कह के निकाल दिया जाता है, तो उसके साथ उसके माँ बाप, उसका मायका बिल्कुल खड़ा नहीं होता है। तो ये हिपोक्रेसी आपको और कंट्रीज में शायद कम मिले वेस्ट में, पर हिंदुस्तान या अपनी तरफ ज्यादा मिलती है ये हिपोक्रेसी। जी नाई साहबा, तो कहीं ना कहीं इस सिमत में हमको और आपको ही आगे आना पड़ेगा और एक औरत के जहन को बदलना पड़ेगा, एक लड़की के जहन को बदलना पड़ेगा कि नहीं भाई उसको तमाम हक मिले हैं। क्योंकि अक्सर हमने ये देखा है कि लाइल्मी या अपने हुकूक के बारे में पता ना होना सबसे बड़ी वजह है। ये भी होता है, लेकिन अभी यहाँ लखनऊ में एक यूनिवर्सिटी में एक इसी पे औरतों की प्रॉपर्टी राइट पे एक रिसर्च हो रहा है। उसमें जो डेटा आया उसका कुछ हिस्सा मुझे मालूम है। तो उसमें ये दिखाई पड़ा कि जिन औरतों को इंटरव्यू किया गया उनमें ज्यादातर को ये मालूम था कि हमको ये हक मिला है इस्लाम से या हमको हमारे मजहब में भी ये हक है, और 2005 के बाद तो हिंदू औरत को भी हक है बड़े पैमाने पे। लेकिन जमीन पे जो हालात बुरे दिखे वो हिंदू में भी दिखे और मुसलमान में भी दिखे। मतलब औरतें जो परेशानियों में हैं, जिनके परिवार टूट भी गए हैं, उनको भी घर वालों ने हक नहीं दिए हैं और बेचारी लंबे वक्त से मुकदमे भी लड़ रही हैं, लेकिन उनको उनका भाई या उनका वालिद जो है वो ये नहीं कहता कि मुकदमा लड़ने की क्या जरूरत, ये तुम्हारा हक है, ये तुम्हें मिल जाएगा। ये हमारी सोसाइटी की रियलिटी ये है। जी, तो जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं जहनों तक पहुंचना होगा, शऊर बेदार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ख़ासतौर से अगर हम मज़हब की बात करें तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मजहबी प्लेटफॉर्म से भी उठना चाहिए कि इस्लाम ने तो औरत को सबसे ज़्यादा हुकूक दिए हैं, कहीं पीछे नहीं है वो। जी जी जी, लेकिन जब वो उस हुकूक की प्रैक्टिस तो करके देखिए मैडम, आपके सामने 2-3 सालों में 4 सालों में एक बड़ा सवाल क्या रहा, 3 तलाक का, जिसको कुरान में कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन आपने देखा कि हमारे मौलवी हजरात ने सुप्रीम कोर्ट में जाके औरत को कम अक्ल तक कह दिया। जो चीज तलाक
कुरान में है नहीं, उसकी वो लगातार पैरवी करते रहे। अगर बड़ी चोट औरतें न देती तो वो उसको भी ये कहते कि नहीं हमें तो ऐसे ही करना है। तो ये एक बड़ी बात ये है कि जो लोगों ने अपने हाथ में पावर रखा और इस्लाम को का मुल्लाकरण कर दिया, उससे औरतों को बहुत नुकसान हुआ। अगर आप देखा जाए कि अगर नॉर्मल राइट होता तो किसी औरत का 3 तलाक ना होता, किसी औरत को हलाला से गुजरना ना पड़ता, हर औरत को कम या ज्यादा उसके घर में जो है प्रॉपर्टी में राइट मिलता, तो एक बहुत खुशहाल सोसाइटी होती ना हमारी। लेकिन अफसोस ये कि जो लोग अपनी औरतों को, अपनी रेस को की औरतों को हक नहीं देते, वो कौम धीरे धीरे मरने लगती है, वो कौम धीरे धीरे बर्बादी की तरफ जाती है। ये हमने उदाहरण अपने पिछले कुछ सालों में देख लिया। जी इनायत साहबा, ये तो हम बात कर रहे हैं समाज की या फिर समाज के ठेकेदारों की, लेकिन ये भी शायद गलत नहीं है कि एक घर में एक औरत ही औरत की दुश्मन हो जाती है, चाहे हम ससुराल की बात करें या फिर खुद उसके अपने रिश्तों की बात करें। ये जो हमारा एक समाज जो खास तौर से बन चुका है, हमारा जो जहन बन चुका है, उसको भी कहीं ना कहीं दूर करने की जरूरत है कि अगर एक औरत किसी मुश्किल से 2-4 है तो दूसरी कई औरतों को आगे बढ़कर उसको हेल्प करनी चाहिए, उसका हाथ पकड़ना चाहिए। नहीं, मैं यहाँ आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैं औरत के सवाल की बिल्कुल दमखम से सियासत करती हूँ। और जैसा आपने कहा कि औरत औरत की दुश्मन है, ये बड़ा मकबूल औरत के खिलाफ नारा बन गया है कि औरत औरत की दुश्मन है। मैं नहीं मानती हूँ। अब मर्द भी तो मर्द का दुश्मन है। आप अखबार रोज खोल के देखिए, 5 केस 6 केस आपको रोज मिल जाएंगे कि किसी आदमी ने अपने बेटे को मार दिया, किसी ने संपत्ति के लिए चाचा को मार दिया, किसी ने किसी वजह से मार दिया, और एक मर्द दूसरे मर्द को मार रहा है तो वो दुश्मन क्यों नहीं दिखता और औरतें क्यों दुश्मन दिखती हैं? आप देखेंगे कि मर्डर के आंकड़ों में औरतों ने जो वारदात की है वो बहुत कम है, शायद 0 पॉइंट समथिंग है, लेकिन मर्द तो रोज करते हैं। पर ये पूरा एक जो है पिद्रशाही का एक माइंडसेट है जो औरत को एक कमोडिटी की तरह पेश करता है, और इसी वजह से उसकी हर कृत्य को, हर काम को वो निगाह रखता है कि अगर एक औरत ने कुछ किया तो दूसरी औरत का रिएक्शन क्या हुआ। जब औरतों के पास आप अपने पावर नहीं देंगे तो वो औरतें मर्दों से पावर लेंगी, चाहे वो सास का और बहू का मामला हो। दोनों को अगर एक मर्द पावर देता है तो यही होना है ना। अगर औरत आजाद हो, अपने नौकरियां हो, उसके पास सब कुछ हो, तो क्या होगा? जी, औरत औरत की दुश्मन नहीं है। ठीक है, आपकी भी बात दुरुस्त है। अब छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, तो मैं अपने भाई से बात करूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर मेरी भाभी या और भी 1-2 लेडीज, 1-2 जो खवातीन हैं वो सामने आ जाएंगी कि नहीं भाई उसको क्यों दिया जाए, उसको तो हमने दहेज दे दिया, उसको तो हमने गिफ्ट हिबा वो दे दिया। इस सेंस में हम बात कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हमारे आसपास ही दिखाई दे रही हैं, इनसे हम कैसे निपटेंगे, खासतौर से विरासत के केस में जो खवातीन की हम बात कर रहे हैं? नहीं, तो जो आपने सवाल उठाया, सवाल अच्छा है, लेकिन इसमें औरत जो है वो दोषी नहीं है। औरत गुनहगार क्यों नहीं है कि जिस भावज को आप कटघरे में खड़ा कर रही है, वो भी जब अपने मायके जाती है तो उसका भाई भी उसको नहीं दे रहा है। तो ये चेन बड़ी लंबी है और उसका भाई भी वही कुछ करता है जो इसका भाई कर रहा है। तो अगर सारे मर्द हमारे समाज के, वालिद, हमारे भाई, ये सारे लोग ठीक हो जाएंगे तो औरतें कैसे कहेंगी? जब भावज को अपने मायके में हक मिलेगा तो वो कहेगी कि मेरे इस ससुराल के घर में जो तुम्हारी बहन है उसका भी जायज हक है, वो उसको मिलना चाहिए। लेकिन जब ये कहीं मिल ही नहीं रहा है तो वो चाहती है कि इसको भी दबा लो, जब मुझे नहीं मिला इसको भी ना मिले। यानी आप बिल्कुल ये साफ तौर पे ये बात इतनी आसान नहीं है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये पूरा इंटर रिलेटेड है। और तो जी हाँ, औरतों को ऐसे दुश्मन ना देखा जाए, ना औरत औरत की दुश्मन है। शायद जितनी हैंड होल्डिंग औरत करती है दूसरी औरत की, कोई मर्द नहीं कर सकता है।
जी ठीक है, नाई साहबा आपसे हमारी बातचीत जो है वो जारी रहेगी और काफी कुछ जो अहम पहलू हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि समाज में जिस तरह से जो एक नजरिया पाया जा रहा है कि खवातीन को विरासत में हिस्सेदारी आखिर क्यों न मिले, इसके बारे में नाइश हसन साहिबा से हम लगातार बात कर रहे हैं। जानी मानी सामाजिक कारकुन नाइश हसन साहिबा लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ एक और खास मेहमान भी अब से कुछ ही देर बाद जो है वो हमारे इस डिस्कशन में हिस्सा लेंगी, उनका भी हम आपसे तारुफ करवाएंगे। फिलहाल नाइश साहिबा से हम बात करते हैं। नाइश साहिबा, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारी चीजें जो है वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं घर से ही शुरुआत होती है विरासत की, प्रॉपर्टी की। तो अगर एक लड़की की शादी हो जाती है, उसको जहेज दे दिया जाता है, बहुत अच्छे बहुत बड़े पैमाने पर उसकी शादी कर दी जाती है, लेकिन उसके बाद भी अपने मायके पे, अपने घर पे उस औरत का हक जो है वो बरकरार रहता है। इस चीज को अब समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि बहुत जरूरी है औरतों का अपने पैरों पर खड़े होना, खुद मुख्तार होना। जी हाँ, अगर औरत खुद मुख्तार होगी तो वो तमाम लड़ाई को आसानी से लड़ लेगी। लेकिन हमारे माशरे में होता क्या है कि औरत का स्टेटस बिल्कुल गरीब वाला हो गया है, और एक तलाकशुदा औरत हो, सिंगल औरत हो, उसका स्टेटस तो और गरीबी का है, जबकि अरबियन कंट्रीज में ऐसा नहीं है, वो भी मुसलमान है। तो अगर औरत जब तक इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी, तब तक वो अपनी लड़ाई को ढंग से लड़ नहीं पाएगी। तब तक उसके पास, जब वो रोजी रोटी के इस नेट से आजाद होगी कि उसको रोज खाने के लिए नहीं, उसके पास कुछ नहीं है, तब तक वो बड़ी बात कैसे सोचेगी? कोई बड़े सवाल उसके जहन में आएंगे नहीं। तो जब विरासत का सवाल है, ये एक बड़ा मुद्दा है और औरतें इस सवाल को उठा रही हैं। क्यों? अगर आप मजहब की बात करते हो और मजहब के हवाले से कहते हैं कि है औरत को हक, लेकिन औरत को हक नहीं मिलता और बरसों वो मुकदमा लड़ती है, तो ये उसकी गलती नहीं है। कुछ ही औरतें मुकदमा भी लड़ती हैं, ज्यादा बड़ी तादाद में औरतें मुकदमा भी नहीं लड़ती हैं, वो उसमें जाती ही नहीं। और ये बिल्कुल एक अनकहा सच होता है कि वो मिलना नहीं है, उसके लिए क्यों दौड़ना। और वैसे आप दुनिया भर में देखें तो जितनी प्रॉपर्टी, उसकी सिर्फ 1% पर औरतों को का मालिकाना जी हमारे साथ जी नाइश साहिबा इस वक्त आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ एडवोकेट इशरत जहां भी मौजूद हैं और उनसे भी हम थोड़ा सा कानूनी पहलुओं के बारे में भी जानना चाहेंगे। दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं इशरत जहां साहिबा, आपसे भी हम बात करना चाहेंगे। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि खवातीन को विरासत में हिस्सेदारी है या नहीं, इशरत जहां साहिबा आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। जी इशरत जहां साहिबा, जिस तरह से आज का हमारा टॉपिक है कि खवातीन को विरासत में हिस्सेदारी कितनी जरूरी है, क्या कुछ कहना चाहेंगी आज के तनाजुर में, आज की खवातीन के लिए? देखिए, जब अगर हम बात करें शरीयत लॉ की, तो 1400 साल पहले भी ख्वातीनों को बहुत राइट्स दिए गए, चाहे वो इनहेरिटेंस की बात हो या और भी हक और हुकूक की बात हो। लेकिन जैसे जैसे ज़माना बदलता रहा है और इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ है, तो मुझे लगता है कि ज़रूरत के मुताबिक जिस तरीके से ख्वातीन अब वर्किंग भी हैं या और भी इतनी आगे बढ़ रही हैं, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि इनहेरिटेंस के जो राइट दीन में दिए गए हैं, उसका सही से हर घर में मतलब ये फ़र्ज़ बनता है कि जो हकूक़ दीन में दिए गए हैं उसको ठीक से वाजिब तरीके से दिया जाए और औरत को उसके हक से कहीं ना कहीं महरूम ना रखा जाए। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगी कि जैसे वक्त बदल रहा है, तो एक तो इनहेरिटेंस की बात की जाए, लेकिन क्योंकि अब औरतें भी वर्किंग हैं और वर्किंग होने की वजह से मुझे लगता है कि वो अपना अच्छे से ख्याल रख पाती हैं। एक दिन की बड़ी अच्छी खूबसूरती है जिसमें मैं कहना चाहूँगी कि औरतों को लेने का अधिकार दिया गया है, लेकिन देने का कोई ऑब्लिगेटरी सिस्टम हमारे शरीयत में नहीं दिया गया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हम अपनी इनकम को जनरेट करते हैं और हमारी खुद की कमाई हुई वो कोई भी प्रॉपर्टी है या कोई भी हमारा बैंक बैलेंस है, तो उसे हमें किसी के साथ बांटने की ज़रूरत नहीं। हमें कोई डायरेक्शन दीन में ऐसी नहीं दी गई है कि हमारे ऊपर वो ऑब्लिगेटरी रखा गया हो जी कि हमें घर चलाना है
या हमें बच्चों को देखना है अपने अपने खुद के कमाए हुए में से। तो ये बहुत अच्छी, मैं कहूँगी कि खूबसूरती औरतों के लिए हक देने के साथ साथ ये एक जो एक्सेप्शनल केसेस दिए गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जी इशरत साहबा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपके पास भी इस तरह के केसेस आते होंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई में उनकी तादाद जो है वो अब थोड़ा बढ़ रही है, या आज भी जो एक आम हिंदुस्तानी औरत है वो अपने रिश्तों में कहीं उलझ कर रह गई है कि उसके रिश्ते अपने भाई से, अपने मायके वालों से खराब ना हो जाएं, इसलिए वो इस सिंफ पे कदम नहीं उठाती, या फिर ऐसी तादाद देखने में आ रही है? दोनों चीजें जानना चाहेंगे। देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। मेरा ये मानना है कि दीन में जो राइट्स दिए गए हैं वो मुआशरे की कमी है कि मुआशरे में अक्सर ये देखा जाता है कि जब वालिद का इंतकाल होता है तो भाई बिठाकर या परिवार के और लोग बिठाकर ये फैसला करते हैं कि या तो भाई ले लो या फिर जायदाद ले लो। तो वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नाजायज़ है, प्रोहिबिटेड है इस्लाम में। पहली बात तो फिर चाहे वो बहन के तौर पे बैठी हों या माँ के तौर पे बैठी हों, ये सोचती हैं कि नहीं हम ना लें तो बेहतर होगा क्योंकि रिश्तों को बचाना होता है। और इसी के साथ साथ जैसे आपने कचहरी की बात की तो मैं कहना चाहूँगी कि आधे से ज़्यादा परेशानियाँ जो है वो आपसी लड़ाई झगड़े में या ना इस्तिफाकी में देखी गई हैं। अभी हम 3 तलाक पे सभी ने देखा कि किस तरीके से कानून लाया गया, लेकिन मैं उसमें भी मजम्मत करती हूँ कि बहुत इतनी जल्दबाजी में वो कानून लाया गया कि जहाँ तो एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि महिलाओं को 3 तलाक का कानून लाके हमने हक दिलाया, लेकिन दूसरी तरफ कानून बनाने वाले ये भूल गए कि हमें औरतों के मेंटेनेंस के लिए भी कुछ करना चाहिए। जो डिजर्टेड वाइफ है, अगर उसके हस्बैंड को हम जेल भेज देंगे, या ये देखिए कि एक छोटे से वाक़ये पे भी अगर मान लीजिए रुजू का मौका दिया जाना चाहिए, जैसे दीन में भी दिया गया। मीडिएशन की बहुत बाद में बात आती है, तो कहानियाँ कचहरी में जाते के साथ ही, कोर्ट में अदालतों में जाते के साथ ही बिगड़ती हुई नजर आई हैं। तो उसको कहीं ना कहीं कम करना चाहिए था। मेंटेनेंस की बात मतलब नकार सी दी गई या नज़रअंदाज की गई, जो बिल्कुल गलत है। तो कानून बनाने वालों को, अगर ख्वातीनों के लिए कानून बनाया जा रहा था और जिसका ढोल पीट के बहुत बहुत स्वागत किया गया, तो कहीं ना कहीं मेंटेनेंस पे ध्यान देना चाहिए था। और साथ ही साथ सिर्फ मैं डिजर्टेड वाइफ की बात नहीं करूंगी, बच्चों में हो सकता है बच्चियाँ भी हैं, और मासूम बच्चा, चाहे बच्चा हो, लड़का हो या लड़की हो, तो उन बच्चों को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया। तो ये जो कमियाँ हैं इसको दूर किया जाना चाहिए, और मेंटेनेंस का एक अच्छा खासा, मुझे लगता है कि ठोस कोई अमाउंट मिनिमम तय किया जाना चाहिए था, जिसकी खासा कमी हमें 3 तलाक के कानून में भी देखने के लिए मिली। इशरत जहां साहिबा, आपसे ये जानना चाहेंगे, हम विरासत के बारे में बात कर रहे हैं, तो कहां पर चेंजेस की अब सख्ती से आप ज़रूरत देखती हैं? देखिए, पहली बात मैं कहना चाहूँगी कि औरतें कहीं ना कहीं दीन में प्लस पॉइंट, मतलब हेवियर साइड पे रखी गई, क्योंकि अगर हम एक माँ हैं तो माँ को भी विरासत में अधिकार दिया गया, राइट दिए गए। अगर एक बहन है, चाहे वो शादीशुदा है चाहे बिना शादीशुदा है, तो उसके भी अधिकार रखे गए। और इसी के साथ साथ एक बीवी का भी अधिकार रखा गया, और अगर एक विडो है तो उनका भी अधिकार रखा गया। लेकिन अब जैसे मैंने बताया कि ज़माना चेंज हो रहा है, तो औरतें वर्किंग भी हैं और कहीं ना कहीं इनकम के सोर्सेज भी होते हैं। तो उसको देखते हुए मुझे ये लगता है कि जैसे जैसे सोसाइटी के चेंजेस होते हैं, और सिर्फ मैं इसलिए एक तरफा बात नहीं करूँगी कि मैं एक महिला हूँ तो मैं एक तरफा बात करूँ, बल्कि मैं ये कहूँगी कि घर की जो जिम्मेदारियाँ हैं वो औरत से ज़्यादा आदमी पर होती हैं। तो क्योंकि घर का खर्चा चलाना, बच्चों को पालना, बाहर के जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, चाहे वो सामाजिक हों चाहे वो आर्थिक हो, तो वो सारी की सारी एक आदमी के जिम्मे होती हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से दीन में राइट दिया गया वो बहुत अच्छा राइट है और काफ़ी मतलब सफिशिएंट है। और ये देखिए कि औरतों का बड़प्पन होता है कि वो भाई से रिश्ता खराब ना हो, वो कहीं ना कहीं अपना वसीयत का या अपना विरासत का राइट भी छोड़ देती हैं। बिल्कुल। तो मुझे ये लगता है कि जैसे जैसे ज़माना बदलता है, औरतें आगे आ रही हैं, महिलाएं आगे आ रही हैं, काम भी कर रही हैं और अवेयरनेस भी जागी है। पहले बहुत जहालत थी लोगों को कानून में लेके, चाहे वो शरीयत का कानून हो या और भी, अगर हम इंडियन लॉ की भी बात करें तो पहले जहालत थी, इतना पता नहीं था, लोगों को अपने राइट नहीं मालूम थे। लेकिन अब जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है तो लोग भी अपने अवेयरनेस आती जा रही है अपने राइट्स को लेकर। तो मुझे लगता है कि एज सच कानून में
कोई बदलाव होना, मुझे तो ये लगता है कि जितना दीन ने आपको दिया है हक, पहले आप वही दे दीजिए, तो बाद में ये सारी बातें। जी बहुत सही आपने कहा कि जो मिला है पहले उससे तो हम इस्तिफादा हासिल कर लें। साफ नीयत से, उसको साफ नीयत से दे दीजिए। जी बिल्कुल। नाइश हसन साहिबा, इस तरह से आपसे भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि क्या कुछ बदलाव आप देखना चाहेंगी विरासत में जो खवातीन की हिस्सेदारी है उसके ताल्लुक से? हमें खुद आगे बढ़ना होगा, हमें खुद अपने हक के लिए लड़ना होगा, और अगर कोई इस तरह के हालात से दो चार है तो हमें उसकी मदद भी करना होगी एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से। क्या कहेंगी? जी बिल्कुल करना चाहिए। मुझे लगता है जिसके हक मारे जाते हैं वही सबसे ज्यादा आवाज उठाता है, और उसी से देश में और दुनिया में और समाज में, हमारे हिंदुस्तान में क्रांति आई है। आप सारी क्रांतियों का उदाहरण देख लीजिए। तो औरत के जितने सवाल है वो औरतों ने ही उसकी अगुवाई की है। मुझे लगता है जो विरासत का सवाल है बहुत बड़ा सवाल है, हालांकि इसके कई और एंगल है, मैं अभी उस पर सोचती हूँ कि ना जाऊं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि जो अभी सामने दिख रहा है, जो हमें कुरान से मिलता है, वो राइट औरतों को मिले, और जो उन्हें नहीं देते हैं मुझे लगता है उसको, औरतों को ये जो एक उनके अंदर होता है कि हम इस बात को बाहर ना निकालें, किसी से कहें ना, मुझे लगता है इसको खुले प्लेटफॉर्म पे लाएं कि उनके घर में ये हक मारा जा रहा है, उनको जरूरत है और नहीं दिया जा रहा। ये मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ बहुत लोग साथ आएंगे उनकी मदद करने के लिए, उनके सवाल को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे बाकी हमने सारे सवाल उठाए और आगे भी उठाने हैं सवाल, उसी तरह विरासत का भी एक बड़ा सवाल है जिसको औरतें उठाएं और सामने लाएं तो अच्छा होगा। इस पर बाकायदा कोई अच्छी स्टडी होनी चाहिए कि कितनी लड़कियों, कितनी औरतों को अपने मायके में हक मिला, तो एक तस्वीर सचर कमेटी की तरह सामने आएगी कि एक्चुअली इस कम्युनिटी के अंदर है क्या और दिखता क्या है। तो औरतों के हालात को साफ करने के लिए ये भी जरूरी है और उनको ये हक दिया जाना चाहिए। अगर ना दे तो औरतें मुकदमे कायम करें, किसी भी तरह वो हक अपना लें, क्योंकि ये उनके भाई का हक नहीं है, ये उनका, उन्हें उनका इस्लाम दे रहा है। तो कम से कम ये प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और शायद मुझे लगता है कि अगर बहन खुश रहेगी तो उसको खुश देख के भाई भी यकीनन खुश ही होगा। जी हाँ, क्यों नहीं खुश होगा। एक अच्छी सोसाइटी के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि खुशनुमा रिश्ते हों, और वो खुशनुमा रिश्ते ये होंगे कि भाई और बहन दोनों को अगर मिले और वो लोग खुशी खुशी जिंदगी गुजारे, उनके बच्चे भी साथ साथ अच्छी जिंदगी गुजारे, औरत का स्टेटस बढ़ेगा, औरत की जो पहचान है वो बदलेगी, तो बहुत फर्क पड़ेगा। प्रॉपर्टी एक बड़ा किरदार निभाती है औरत के डेवलपमेंट में। बिल्कुल सही आपने कहा। इशरत जहां साहिबा, आखिर में कुछ मैसेज? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि कुरान में इसको ऑब्लिगेटरी किया गया है। कहीं ना कहीं इसको अगर रिश्तों को बचाना है या रिश्तों की लिहाज रखनी है और एक हमें हेल्दी समाज बनाना है तो हमें इसे ऑब्लिगेटरी किया गया है। लेकिन ऑब्लिगेटरी के साथ साथ हमें कहीं ना कहीं ये कर देना चाहिए, नीयत इतनी साफ रखनी चाहिए कि आप पहले बहन को दे दीजिए। ये सवाल मत रखिए कि भाई चाहिए, रिश्ते चाहिए या फिर प्रॉपर्टी चाहिए। पहले दे दीजिए, फिर बहन का दिल देखिए कि बहन अगर लौटाती है तब समझ आता है। लेकिन एक तरफ रिश्ते के तराजू में रख के अगर आप प्रॉपर्टी का कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि बार्गेनिंग करते हैं तो वो बिल्कुल गलत है। आपको नीयत साफ रखनी चाहिए और जो हकूक महिलाओं को दिए गए हैं उसको कम से कम अपने जीते जी एक साफ नीयत के साथ फर्ज समझते हुए बिल्कुल औरतों को देना चाहिए। तो हमारी दोनों खास मेहमानों का हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। उन्होंने हमारे इस खास डिस्कशन में हिस्सा लिया और अपना कीमती वक्त दिया, कीमती राय हमारे सामने रखी। आज के हमारे परवाज़ डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। आदाब।